तो मेरे ओड समाज के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सचिन ओड, नई दिल्ली भाटी माइंड से। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि मेरे जितने भी ओड समाज के ओड राजपूत लोग हैं, भाई बहन हैं, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं ओड समाज की हिस्ट्री आप सभी के सामने लाने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो पहला एपिसोड है ओड समाज की हिस्ट्री का, और थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहूँगा जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम सचिन है और मैंने अपनी एमए हिस्ट्री से की है। जब मैंने अपनी पढ़ाई इतिहास में एमए लेवल पे की है तो मेरा एक ये मन था कि अपने ओड समाज के ऊपर मैं कुछ रिसर्च करूं। जितनी भी मुझे जानकारी मिली है ओड समाज के बारे में, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, भाई मैं सारी जानकारी इकट्ठा करके लाया हूं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आप फोटो देख पा रहे हो ना, ये उर्दू और सिंधी में लिखा हुआ ओडों का इतिहास है, जो शायद ही कभी आपने सुना और पढ़ा होगा। और भाई बहुत मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। और आगे मैंने डिसीजन लिया है, एक दो वीडियो मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरा इतिहास आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको पता चल जाएगा ओड लोग थे कौन। आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान साइड से जो हिस्ट्री हमारी निकल कर आ रही है ना, हम अफ्रीका तक से जुड़े हुए थे, अफ्रीका तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ था। तो भाई इतिहास है, हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा बोर भी महसूस हो, लेकिन आप इसको स्किप मत करना। मेरी जितनी भी वीडियोस आगे आएंगी ना, आपको कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी बोरियत महसूस हो, क्योंकि कभी आपने पहले सुना नहीं है ना, आपको कभी ऐसी आदत होगी। मैं आपको सच बताऊंगा, वो बातें बताई जाएंगी जो किताबों में दबा कर रख दी गई थी। लेकिन अगर आप ओड समाज से हो तो इस वीडियो को आप बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, आप सभी की पहचान है, आपके पूर्वजों की कहानी है, और आपकी जड़ कहाँ से जुड़ी है उसका सच है। सोचिए, जगन्नाथपुरी का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन जिन लोगों का इससे असली रिश्ता है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैंने ये नाम क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों मंदिर उड़ीसा में है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारा ओड समाज उड़ीसा से, जो उड़ीसा का नाम है ओडिशा, वो हमारे नाम पर पड़ा है ओडिशा। हम ओडो ने उड़ीसा को बसाया था। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी। आगे मैं आपको एक एक राजाओं के नाम बताऊंगा जो हमारे ओड समाज से हुए हैं। हम कोई सिर्फ मिट्टी उठाने वाले या मिट्टी खोदने वाले समाज से नहीं आते थे, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। और आगे आने वाली वीडियोस जितनी भी होंगी ना, मैं आपको बताऊंगा आपके गोत्र कितने होते हैं ओड समाज में, हमारे क्या रीति रिवाज हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, हमारा इतिहास कैसा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जो बात आखिर तक समझ आएगी ना, वो सबसे ज़्यादा असरदार है। अब कहानी को ध्यान से सुनना, उससे पहले आपसे छोटी सी हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट है यूट्यूब का। आप यूट्यूब पे ही मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एक एक एपिसोड आपको वहाँ मिलेगा। क्योंकि मैंने ये फैसला लिया है, मैं 100 से ऊपर एपिसोड लाऊंगा ओडो की हिस्ट्री के ऊपर, तो सारे लाइन से आपको एपिसोड मिलने वाले हैं यूट्यूब पर। तो देखो भाई, आज जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये हवा में बनाई हुई कहानी नहीं होगी। ये वो सच है जिसके लिए मैंने दिन रात एक करके सिर्फ आप लोगों के लिए मोबाइल और गूगल से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से लेकर और पाकिस्तान तक की किताबें मंगवाई, पुराने ग्रंथ मंगवाए, जितनी भी इतिहास की किताबें थी जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है वो मैंने मंगवाई। क्योंकि मैं पक्के सबूत के साथ बात करना चाहता हूँ, अंदाज़ा या झूठी कहानियाँ या AI वीडियो नहीं बनाने आया हूँ। ये मेहनत का निचोड़ है जो आज मैं आपको सुनाऊँगा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान, हमारी जड़ है। तो यकीन मानो, आपका मन नहीं करेगा कि आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाओ, क्योंकि आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। अब आप ध्यान से सुनो। पुराने समय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था पंडित छोटेलाल शर्मा। एक किताब लिखते हैं वो, क्षत्रिय वंश प्रदीप, नाम सुनना, आप फोटो देख पा रहे हो स्क्रीन पे। 1924 में ये किताब आई। वो बताते हैं कि ओड कोई साधारण जाति नहीं, बल्कि बहुत पुरानी क्षत्रिय जाति है, यानी कि राजा महाराजा, राज करने वाले लोग। सोचो जरा, आज जिनको हम साधारण समझते हैं, आज हम समझते हैं कि क्या ओड समाज के लोग सिर्फ कस्सी पावड़ा लेकर कमाने जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। अब कहानी आपको पता चलेगी कि माना जाता है कि हमारे पूर्वज का नाम था राजा ओडर, और उनके नाम पर पूरा देश बसा हुआ था, जिसको ओड्र देश कहा जाता, और ओड्र देश के राजा को ओड्र नरेश कहा जाता था। तो अब आप सोचो कि उसी ओड्र या ओड के नाम पर ओडिशा नाम पड़ा। पूरा का पूरा प्रदेश, जिसको आज हम उड़ीसा एक राज्य कहते हैं, वो हमारे पूर्वज के नाम पर उसका नाम रखा गया था। तो उसका रुतबा कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे हजारों साल बीतते गए, बीच में बहुत कुछ बदला। बौद्ध काल आया, बाहर से हमले हुए हमारे देश के ऊपर, खासकर मुसलमानों ने बहुत आक्रमण करे, हमारे ऊपर अत्याचार करे। उन्होंने पता नहीं हमारे हालात बदल दिए कि एक समय पे जो जाति राज करती थी, धीरे धीरे इतना बड़ा बदलाव आ गया कि अब
हम बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि राजपाट की बात करोगे तो लोग मजाक समझेंगे कि ओड और राजा। भाई ऐसा नहीं है, ये मजाक नहीं है। जो इतिहास में ढूंढ के लाया हूँ ना, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी और दिल्ली और हिंदी भाषा में, ये कोई मजाक नहीं है। पुराणों की बात करूँ तो खासकर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये ओडो की जाति सूर्य वंश के महान राजा सगर की संतान है। ठीक है। और आप ध्यान से सुनो, आप सोचो कि घर में जब किसी पिता के जाने के बाद संपत्ति बेटों में जब बांटी जाती है, तो पुराने समय में भी होता था, आज भी ऐसा होता है, तो राजा के बाद उसका बड़ा बेटा गद्दी संभालता था, और अगर बेटा ना हो तो उस राज्य को भाइयों में बांट दिया जाता था। आज भी ऐसा होता है, हर किसी को जितनी ताकत होती थी उस हिसाब से बड़ा या छोटा राज्य मिलता था। बस यही कहानी थी कि जब राज्य का बंटवारा एक टाइम पे हुआ, तो जो हमारे राजा ओड थे उनके हिस्से में वही ओड वाला एरिया, जो ओड देश था, वो आया। अब ध्यान देना, जिसको आज आप उड़ीसा कहते हो ना, उसके पहले बहुत नाम थे। उत्कल भी उसी को कहा जाता था, कलिंग भी उसी को कहा जाता था, ओड्र नाम से, ओड्र देश के नाम से भी वो जाना जाता था। और उड़ीसा आप अगर देखोगे तो उड़ीसा या ओडिशा नाम से आज हम जानते हैं। गूगल करके देख लो कि ओडिशा का नाम, ओडिशा कहाँ से पड़ा, आपको पता चल जाएगा। राजा ओड देश के जो राजा थे, राजा ओड, उनके नाम पर ओडिशा पड़ा है। गूगल है आपके सामने, फोटो देख रहे हो आप, ये जो लगी हुई है, गूगल खुद कहता है। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, भगवत पुराण एक और प्रूफ लाया हूँ आपके सामने। वहाँ पे जो हमारे ओड नरेश हैं, वो माना जाता है इला सुद्युमन के वंशज थे। अब थोड़े नाम ऐसे आएंगे जो संस्कृत के नाम है, क्योंकि भाई इतिहास पढ़ रहे हो ना, ध्यान से सुनो। एक ऋषि थे, उनका नाम था दीर्घतमस, और उनकी पत्नी का नाम था सुदेशना। उन लोगों के दोनों के 6 बेटे थे, अंग, वंग, कलिंग, पुंड्र, सुमहा, और छठे बेटे का नाम था ओड, जिसको आज हम अपना समाज कहते हैं ना, ओड समाज के हैं हम। तो अब आप ध्यान से सुनो, हमारी जाति ओड है। जो छठे बेटे थे ओड, उन्होंने उड़ीसा पर राज किया था, और उसी के नाम पर पूरे प्रदेश का नाम पड़ा। राजा ओड के नाम पर ही ओड्र देश बना, और उसी को आज हम उड़ीसा कहते हैं। यानी आज का उड़ीसा सीधा उसी राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। अब एक और कहानी सामने आती है, ध्यान से सुनना। बहुत कहानियां निकलेंगी, इतिहास की बहुत जड़ें होती हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु को एक ऋषि, और ऋषि नाम से एक ऋषि थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था तुझे बेटा होगा, तो उनका बेटा हुआ जिसका नाम था सगर। अब सगर राजा ने ऋषि के उपकार को याद रखते हुए अपने बड़े बेटे का नाम ओड रख दिया। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा ओड वंश, जो इससे जुड़ा हुआ है इक्ष्वाकु वाले उससे कहानी से। तो ध्यान से सुनो, अब यहाँ से बात थोड़ी सी मैं और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, आपको थोड़ी और कहानियाँ बताता हूँ। नहीं सुना होगा आपने ये सब पुराने ग्रंथों में, खासकर स्कंद पुराण, उसमें एक वैष्णव खंड का उत्कल खंड आता है। वहाँ एक बहुत बड़े राजा का जिक्र है, आप गूगल कर लेना, मैं तो आपको सर्च करके बता रहा हूँ। राजा इंद्रद्युम्न नाम से एक राजा थे, और कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। ये बताया जाता है कि सूर्य वंश के राजा थे, और वो सीधे सीधे ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी से आते थे। अब जरा सोचो, इतना ऊंचा वंश, कितनी बड़ी बात है। लेकिन असली बात थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। अब कहानी सुनना राजा इंद्रद्युम्न की, यहाँ से ओड समाज का जुड़ा हुआ है किस्सा। वो बहुत सच्चे थे भाई, अच्छा चरित्र था, मन के साफ थे, अच्छा सिंपल जीवन जीते थे, है ना। और अपनी प्रजा को राजा की तरह नहीं, अपनी प्रजा को बच्चे की तरह मानते थे, और उसी प्यार से वो उनका पालन भी करते थे अपनी प्रजा का। अब आप सुनना ध्यान से, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे अपने टाइम पे। राजसूय यज्ञ करवाया, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करवाए जो भगवान राम करवाया करते थे। बहुत बड़ा राजा है भाई, कोई छोटी बात तो है नहीं, ये यज्ञ करवाना कोई हल्का फुल्का काम तो है नहीं। तो बड़े बड़े सम्राट करवाते थे, चक्रवर्ती सम्राट ऐसे यज्ञ। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का कभी घमंड नहीं किया। उनका मन यही चाहता था कि इस दुनिया के बंधन उनको नहीं चाहिए थे, वो भगवान की भक्ति करना चाहते थे। वो हर समय पूजा पाठ करते थे। अब देखो, वो जहाँ पर रहते थे ना, वो बहुत सुंदर शहर था, उस शहर का नाम था अवंती, और इतना सुंदर कि लोग उसे दूसरी अमरावती कहते थे, यानी कि देवताओं का शहर। इतना सुंदर शहर में वो रहते थे, चारों तरफ उनके पास कोई कमी नहीं थी, धन दौलत सब कुछ था। अब होता क्या है, एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित से बोला कि मुझे एक ऐसी जगह ढूंढ कर बताओ जहाँ मैं शांति से भगवान की पूजा कर सकूँ और मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए। अब भाई जो उसका पुरोहित था वो कहता है कि भाई मैं जाता हूँ, किसी तीर्थ यात्री से पूछ के आता हूँ कोई बढ़िया सी जगह अगर ऐसी होती है कि बताओ ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ हमारे राजा को सच्चे मन से भक्ति करने में मज़ा आ जाए। तो अब ध्यान से सुनना, यहीं से हमारा ओडिशा वाला राज आएगा खुल के। यात्रियों ने बताया कि भाई हम बहुत जगहों पर घूमे हैं
और हाथ जोड़कर उन्होंने बताया कि राजन, मैंने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहें देखी हैं, लेकिन एक जगह है जो बहुत खास है। भारतवर्ष में एक देश है ओड देश, ओड्र देश, और उस देश में समुद्र के किनारे एक स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये वही समुद्र किनारा है जहां पर आज जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। ध्यान से सुनना कैसे इसमें आता है कि वहां एक पहाड़ है, नीलांचल पर्वत, याद आ रहा है, जगन्नाथ मंदिर के आसपास है, चारों तरफ घने जंगल, और बीच में एक ऐसा पेड़ है जो मन की इच्छा भी पूरी करता है। और वहीं पर एक बहुत पवित्र कुंड भी है, रोहिणी कुंड नाम से, जिसका पानी माना जाता है भगवान की कृपा है उस पानी के ऊपर, छुओगे ना उस पानी को तो सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। अब वो यात्री बोला, भाई मुझे तुमसे धनिया जमीन नहीं चाहिए, बस मेरी बात को सच मान लो, जो मैंने बताया वही सच है, उस भगवान की भक्ति करो जो मैंने बताया है। और जैसे ही भाई उसने ये बात बताई, वो यात्री वहां से गायब हो गया एकदम से। वो एकदम जटाधारी सा था, एकदम ब्राह्मण टाइप से। सोचो कोई साधारण इंसान या कोई देवदूत ऐसा ही लगता है। तो राजा ने ये जैसा ही सुना, उसकी इच्छा बढ़ गई। अब वो बेचैन हो गया, भाई कैसे भी करके मुझे उस जगह पर जाना है। तो उसने, पुरोहित ने क्या करा कि भाई अपने भाई को बोला, विद्यापति नाम से पुरोहित का ही एक भाई था, वो कहता भाई देख कर तो आओ, ये जो जगह का नाम बताया है ये है कहाँ पर, ऐसा क्या है वहाँ पर। तो वहाँ जाकर राजा ने देखा कि भाई मतलब राजा के उस बंदे ने देखा कि हाँ वहाँ पे राजा आ सकता है। तो धीरे धीरे वो विद्यापति जो था, तो भाई ध्यान से सुनना, राजा का जो पुरोहित था उसका भाई था विद्यापति। वो अपने भरोसेमंद लोगों को लेकर सुंदर से फूलों के सजे हुए रथ पर बैठा, और थोड़ा सा जब वो आगे गया तो उसको वहाँ पर एक आश्रम मिला, और उस आश्रम को कहा जाता था शबर दीपक आश्रम। और ये एक किताबों में लाइन लिखी हुई है। वहाँ एक ऋषि रहते थे, उन्हीं के नाम पर आश्रम था, और ऋषि का नाम था शबर ऋषि। तो भाई ऋषि ने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। तो पुरोहित के जो भाई थे विद्यापति, वो कहते हैं कि मैं अवंतीपुरी के राजा इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ, और उनके लिए भक्ति के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे उनको भगवान की भक्ति करने का स्थान मिल सके। तो शबर ऋषि ने उन्हें कहा कि भाई जो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है जहाँ जगन्नाथ मंदिर है आज का, वो बहुत रहस्य वाला एरिया है, बहुत सुंदर जगह है, भगवान साक्षात वहाँ विराजमान है। फिर क्या हुआ भाई, विद्यापति को जो पुरोहित का भाई गया हुआ था, वहाँ साक्षात भगवान माधव के दर्शन हो गए, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। और शबर ऋषि ने उन्हें एक पवित्र माला दी और बोला कि ये माला अपने राजा को दे देना। और वो विद्यापति वापस गया अपने राजा के पास, इंद्रद्युम्न के पास। तो वो माला उसने अपने राजा को पहनाई, और जैसे ही राजा ने उस माला को अपने गले में महसूस किया, उसे लगा कि मानो खुद साक्षात जो भगवान है वो उनके दिल में आ गए। तो फिर विद्यापति ने भाई बताया ऐसे ऐसे वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है जहाँ पे आज का जगन्नाथ मंदिर है। तो कहानी सुनकर भाई राजा तो बहुत खुश हो गया। वो कहता है कि भाई मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब मुझे भगवान के दर्शन वहाँ पर हो जाएंगे। अब तो मैं वहाँ पर जाकर रहूँगा और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊँगा, वहाँ पे बहुत बड़ा शहर बनवाऊँगा। अब राजा चाहते थे भगवान की पूजा करना। तभी वहाँ पर नारद जी पहुँचे, नारायण नारायण वाले। तो राजा तुरंत खड़े हो गए भाई, उनका आदर सत्कार किया और बोले कि भाई आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आपके जैसे ऋषि मेरे घर पर आ गए। बताओ भाई मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब नारद जी स्माइल देते हैं जैसे कि हर बार करते हैं। वो कहते हैं हे राजन, तुम्हारे अच्छे गुणों से ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं। आज तुमने जो डिसीजन लिया है ना वो मंदिर बनाने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। अब सोचो भाई, खुद नारद जी किसी के काम की तारीफ कर रहे हैं तो वो कितना बड़ा काम होगा। और यहीं से कहानी थोड़ी सी रोमांचक होगी। अब आगे क्या हुआ कि जब नारद जी ने बताया कि भाई राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि ये सब भक्ति तुम वहाँ कर सकते हो, मज़ा आएगा तुमको, तो राजा भी खुश हो गया। अंदर ही अंदर सोच रहा था अब तो पक्का भगवान के दर्शन मुझे होने वाले हैं। तो उसी समय जब राजा और नारद जी आपस में बात कर रहे थे तो अचानक एक द्वारपाल आया जो गेट पर नहीं खड़े होते सैनिक। वो बोलता महाराज महाराज, बाहर ओड्र देश के राजा खड़े हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब राजा क्या कहते हैं, वही हमारे ओड्र देश के राजा का जिक्र आ गया ना, राजा ओड्र का। वो कहते हैं अरे भाई उन्हें जल्दी से जल्दी अंदर लेकर आओ, मेरे तो पाप मुक्त हो जाएंगे। सीधा इतने पवित्र नगरी से वो बंदा आ रहा है। सोचो एक राजा दूसरे राजा के लिए ऐसे बोल रहा है कि वो राजा कितना महान होगा। ये है हमारे राजा ओड्र। फिर क्या हुआ भाई, द्वारपाल तुरंत गया और ओड्र देश के राजा को राज्यसभा में ले आया और वो अपने मंत्रियों के साथ अंदर आए। आते ही उन्होंने राजा के चरणों में प्रणाम किया। अब देखो भाई राजा इंद्रद्युम्न ने क्या करा,
उन्होंने तुरंत उन्हें उठाया और राजा ओड को सम्मान दिया और अपने आसन पर बिठा दिया, हमारे पूर्वज राजा ओड को। और बड़े प्यार से पूछा कि राजन सब ठीक ठाक है ना आपके ओड देश में, जहाँ पर भगवान खुद विराजमान है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है, लेकिन एक चिंता की बात है। जो दक्षिण समुद्र के किनारे एक जगह है नीलांचल, ये वही पर्वत है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ, चारों तरफ वहाँ पर घने जंगल हैं, कोई आसानी से वहाँ पर जा भी नहीं पाता। और वहीं पर हमारे भगवान है नील माधव। लेकिन अब थोड़ी सी बात यहाँ पे गंभीर हो जाती है। वो कहते हैं कि वहाँ बहुत आंधी चल रही है, बहुत वहाँ दिन रात जो है रेत उड़ती है, और वहाँ पर जो भगवान नील माधव हैं वो पूरे ढक चुके हैं। भगवान हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत दिक्कत की बात है। अब हुआ क्या भाई, राजा ऑर्डर कहते हैं इसलिए मेरे राज्य में बहुत अकाल हो रहा है, मौत का डर बढ़ गया है, लोग डरे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप आओगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। अब सोचो भाई, पूरा राज्य संकट में है, भगवान तक छुप गए अंदर। अब एक राजा है इंद्रद्युम्न जो इनसे उसको बचा सकता है। अब क्या होता है आगे भाई, राजा इंद्रद्युम्न उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और उनको वो विदा करते हैं। अब थोड़ा सा उनके मन में बेचैनी बढ़ गई। अब वापस से नारद जी तो वहीं पर ही थे, नारद जी को वो देखते हैं, कहते हैं भाई ये क्या हो गया, भगवान छिप गए, ये कैसे संभव हो सकता है। अब नारद जी स्माइल देते हुए कहते हैं कि भाई राजन, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनका भाग्य हमेशा मजबूत होता है, और आप अगर भक्ति करोगे तो भगवान सामने जरूर आएंगे, छिपेंगे नहीं। अब राजा का मन फिर से वैसा हो गया। अब तो उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, अब मैं वहाँ पर जाकर रहूँगा। इसके बाद राजा ओड्र ने जो रास्ता बताया था उसी रास्ते से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ चल पड़े, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ठीक है। और अपने तो भाई इस तरीके से जो हमारे राजा थे इंद्रद्युम्न, वो अपनी सेना लेकर निकल पड़े। और यही सेम चीज़ें एक विद्वान है त्रिलोचन साहू, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जगन्नाथ महामात्य, वहाँ पर भी ओड देश के बारे में जानकारी आती है। कहने का मतलब है कि हमारे ओड समाज की जानकारियाँ अलग अलग जगहों से निकल रही हैं, एक किताब नहीं है इसकी। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई जो किताबें हैं उसमें भी ओड समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी निकल कर आती है। जैसा कि राजा इंद्रद्युम्न वाली कहानी मैंने आपको बताई, ये कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, जगन्नाथ मंदिर में अपना योगदान देते हैं। इनको जगन्नाथ मंदिर के बारे में राजा ओड्र से पता चलता है, राजा ओड्र की वो इतनी इज्जत करते हैं। ये हमारे ओडों का ही तो इतिहास है कि इतना बड़ा राजा जो जगन्नाथ मंदिर तक बनवाने की हिम्मत रख रहा है, वो हमारे राजा को अपनी गद्दी पे बिठाता था, है ना। अब आप सोचो, अब आजकल हम क्या समझते हैं अपने दिमाग में कि भाई ओड पति पत्नी अगर खड़े हैं, सिंपल से कपड़े होंगे, है ना, और हाथ में औजार होंगे, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, यही हमारे असली ओड हैं, यही हमारी जड़ है ना, यही आजकल हम सोचते हैं। और आज जिस जगह को हम उड़ीसा बोल रहे हैं, उसका नाम पहले उड़ीसा नहीं था, मैंने पीछे भी आपको बताया। कभी उसको उत्कल नाम से जाना गया, कभी हमने उसको ओड जगह के नाम से बुलाया, कभी ओड्र देश नाम से बुलाया, नाम कई थे। अब आप सोचोगे यार इतने नाम क्यों थे, भाई सीधी सी बात है, पूरा इलाका पहले एक साथ नहीं होता था जैसे आज उड़ीसा है। पहले जो हिस्सा जिस राजा के कब्जे में आता था वो उसके हिसाब से उस जगह का नाम रखा करता था। आज हम जिसको उड़ीसा बोलते हैं, ओडिशा बोलते हैं ना, ओडिशा, उसको पहले उड़ीसा कहते थे, उससे पहले ओड्र देश या उत्कल। ये 4 नवंबर 2011 को नाम बदला गया था, यानी कि नाम नया है, कहानी बहुत पुरानी है। अब ये उड़ीसा नाम कहाँ से आया आप सोचो, ये नाम आया है ओड्र शब्द से। हम जो ओड हैं हमारे ही नामों से उड़ीसा नाम आया है। तो ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ राजा ओड से जुड़ी हुई थी, यानी एक राजा अपने ही नाम पर पूरे देश का नाम उन्होंने रखा, और इतना बड़ा नाम उनका कि भाई आज तक हम उसको जानते हैं। अब कहा जाता है कि राजा ओड ने ही ये राज्य बसाया और अपने नाम से ओड वंश को आगे बढ़ाया, यानी सीधी भाषा में हमारा नाम किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने ही राजा से आया है। ओड का मतलब होता है राजा ओड्र की संतान। अब धीरे धीरे समय बदला, राजपाट बदले, और इस ज़मीन पर कई लोग राज करने आए। कभी यहाँ पर गंग वंश ने राज किया, कभी सूर्य वंश का राज आया, कभी भाई माठर वंश का राज आया। यानी कि उड़ीसा में राज्य तो बदलते हैं, राजा भी बदलते हैं, लेकिन ज़मीन वही है जहाँ से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ओड तो इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या ये सच्चाई है? भाई मैं आपको इतनी खास बात बताने वाला हूँ, आने वाले समय में पाकिस्तान से जो इतिहास लेके आया हूँ ना, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अफ्रीका में रहते थे हमारे पूर्वज, अफ्रीका से चलते चलते इंडिया में पहुँचे, पाकिस्तान से चलते चलते राजस्थान पहुँचे, हरियाणा पहुँचे, तो कुछ यहाँ से बता रहे हैं उड़ीसा से चलते चलते आगे पहुँचे। इतना बड़ा इतिहास है, मेरे अकेले के बस की तो नहीं है ना, फिर भी कर रहा हूँ।
इंडिया की भी हिस्ट्री है, पाकिस्तान साइड की भी हिस्ट्री है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ओडों की हिस्ट्री लाऊंगा। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ भाई, वीडियो को आप शेयर कर दिया करो और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना वहाँ पे आप देख पाओगे ना, आपको फेसबुक पे आप भटक जाओगे, यूट्यूब पे एक जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखो कुछ लोग ना हमको घुमंतू कहते हैं, हम तो इधर से उधर घूमने वाले हैं, लेकिन हम असली में ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आज इंडिया की बात करूं तो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, साउथ इंडिया में जाओगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे हम पाए जाते हैं। अलग अलग नामों से हमें जाना जाता है, कोई हमें ओड्र कहता है, कोई ओड कहता है, कोई वडार कहता है, कोई भोवी कहता है, यानी कि नाम अलग अलग हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उड़ीसा से निकले हैं भारत की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। पुराने ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हम ओड लोग जो हैं वो सूर्यवंशी हैं और हमारा संबंध राजा ओड्र से है, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और हमारी कोई छोटी मोटी जाति नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, राज करने वाले लोग थे। अब आप सोचो कि जो लोग मिट्टी का काम करते दिखते हैं वो लोग कभी राजा थे, यानी कि हम ओड लोग। समय ने भाई सब बदल दिया है, और बड़े बड़े मंदिर जो आज खड़े हैं, जगन्नाथपुरी का मंदिर है या वहीं पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भी ओड्र वंश के राजाओं ने ही किसी टाइम पर बनवाने में मदद की होगी। अब समझ आ रहा है कि हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं, लेकिन ये कहानी मतलब यहाँ इतनी आसान नहीं है। बाद में हमारे ऊपर इतने हमले हुए, तैमूर, खिलजी, मुगल, मुसलमानों ने बहुत अटैक किए, इन्होंने हमारा इतिहास जला दिया। ओडो के सामने अब दो ही रास्ते थे जब ये मुसलमान आए, या तो धर्म बदलो या अपनी पहचान बचाकर भागो। अब यही हमने अपनी हिम्मत दिखाई। ओड राजपूतों ने अपना धर्म नहीं बदला, अपनी पहचान को बचाया और उस जगह को छोड़कर वो अलग अलग जगहों पर चले गए। यही कारण है कि आज हम ओडिशा में इतने ज़्यादा नहीं हैं और नॉर्थ इंडिया साइड आ गए। भाषा बदली, रहन सहन बदला, हमारा रूप बदला, केवल और केवल अपना धर्म बचाने के लिए हम वहाँ से गए। और अंग्रेजी किताबों में भी हमें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है वो भी बताऊंगा, अंग्रेजों का भी इतिहास लाया हूँ। कोई हमें ओड कहता है, कोई हमें वडार कहता है, लेकिन जड़ आज भी वही है। उड़ीसा से हमारा इतिहास शुरू हो रहा है इंडिया की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अभी भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान वाली हिस्ट्री तो अभी आना बाकी है अगली वीडियो में, और पाकिस्तान की जो सिंधी उर्दू हिस्ट्री लाऊंगा ना, वहाँ पे हम अफ्रीका से आने वाले हैं, और आप उसको सुनोगे तो आपको जो मज़ा आएगा ना, वो शायद ही आपको पहले कभी आया होगा। और यही है कि आज जो आपने सुना ये हमारी जड़ें थी। ये एक दो कहानियाँ थी जहाँ से आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो गया कि उड़ीसा में कभी राजा ओड्र हुआ करते थे जिनकी हम संतान हैं। तो आप अपने आप को छोटा मत समझना, ये ज़रूर जान लो कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज मैं पूरे समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। जितने भी भारत में ओड समाज, ओड राजपूत समाज के लोग हैं ना, आप सभी मेरे भाई बहन हो। आप कमेंट बॉक्स में जुड़ो, आप अपने नंबर डालो वहाँ पे, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट करूँगा, आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा, और आने वाले टाइम पे हम अपने ओड समाज को वो इज़्ज़त दिलाएंगे जो शायद आज तक नहीं मिली है। लेकिन ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, पहला एपिसोड है, आगे तो आप इंतज़ार करो। अभी तो महाराज भगीरथ वंश से हमारा क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा, और आगे आने वाली वीडियो में पुराने ग्रंथों को और उठाकर लाऊंगा, अपने रीति रिवाज क्या चलते हैं अलग अलग जगहों पर, कौन सी भाषा चलती है। तो अगर आप अपनी पहचान को जानना चाहते हो तो आगे की वीडियोस को प्लीज़ मिस मत करना। और हाँ भाई, आज की वीडियो से अगर आपको ओड समाज के बारे में कुछ नई जानकारी अगर मिली हो तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देना। बार बार कह रहा हूँ भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, उससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कहानी और गहरी होगी। बता दिया ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, सारी हिस्ट्रियाँ जोड़ के लाएंगे। बस कमेंट बॉक्स में आप लिख देना अपना नाम, आप कहाँ से हो और आपका मोबाइल नंबर, ताकि कभी मुझे आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा। जय श्री राम।